हेलो स्टूडेंट। नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत अपनाई गई जो पॉलिसी थी उसमें से एक थी उदारीकरण। जो पॉलिसी थी एलपीजी में एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसमें से एल फॉर लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण। आज के इस वीडियो में हम उदारीकरण के विषय में पूरा समझेंगे, पूरी डिटेल से। क्या है उदारीकरण, उदारीकरण के अंतर्गत कौन कौन से मेन उद्देश्य आते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो भी विस्तार से। तो मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बने रहेगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि लगातार आपके एग्जाम्स के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक्स है उसके वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। तो बात करते उदारीकरण। उदारीकरण किसे, नाम से पता है उदारीकरण, नाम से पता चला उदारी मतलब उदार होना। उदार होने का मतलब क्या है कि किसी के प्रति नियम कानून जो बनाए जाते हैं उसके प्रति जो उस पर ढील देना, यानी कि नियमों में ढील देना, स्वतंत्रता देना, इसको हम उदारीकरण कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसको अर्थव्यवस्था में लेके आते हैं तो नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत 1991 से पहले जितने भी आर्थिक बाधाएं लगाई गई थी, आर्थिक रूप से जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उन सब में जो नियम बनाए गए थे, जितने भी जितनी प्रकार की जो है गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नियंत्रण लगाए गए थे, उन सब में जो छूट देना, यानी कि गवर्नमेंट की नीतियों में ढीलापन रखना ही उदारीकरण कहते हैं। इस प्रकार से उदारीकरण से अभिप्राय उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है। यानी कि उदारीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो निजी उद्योगों या व्यापारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उस प्रतिबंध को मुक्त करना या कम करना, ताकि वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से उदारीकरण के अंतर्गत दो प्रमुख बातें हैं कि निजी व्यक्तिगत क्षेत्रों के प्रति उदार नीति अपनाना, यानी कि जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंधों को ढील देना। दूसरा, निजी व्यक्तियों को आर्थिक निर्णय देने में स्वतंत्रता देना, यानी कि उदारीकरण के अंतर्गत निजी व्यक्तियों को आर्थिक निर्णय, जो कि 1991 के से पहले नहीं था, 1991 से पहले नीति चलती थी लाइसेंस नीति। लाइसेंस नीति के अंतर्गत प्रत्येक निजी उद्यमियों को अगर आपको नया व्यवसाय लगाना है तो भी लाइसेंस लेना है, और जो व्यवसाय चल रहा है उसमें विस्तार भी करना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि हर बात के लिए लाइसेंस की प्रणाली थी। जबकि उदारीकरण के अंतर्गत इस लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया गया या फिर इसको कम किया गया, अर्थात निजी व्यक्तियों को अब अपने बिजनेस को नए बिजनेस लगाने के लिए या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो अपने आर्थिक निर्णय, यानी कि जो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड निर्णय है, जो डिसीजन है, वो खुद ले सकते हैं। इस प्रकार से उदारीकरण के अंतर्गत निजी व्यक्तियों को, यानी कि प्राइवेट फर्म को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। वो चार प्रकार से कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई? सबसे पहले वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगी रुकावटों और नियंत्रणों को हटाना, यानी कि वो वस्तुओं सेवाओं को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। उसके ऊपर जितनी भी रुकावटें थी, उसके जितने भी नियंत्रण लगाए गए थे, उस सबको हटा देना। वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण उत्पादकों द्वारा, 1991 से पहले वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता समाज के हित में। अब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करने की स्वतंत्रता जो है निजी व्यक्तियों को अर्थात उत्पादकों को दी गई। निजी निवेश के अवसर प्रदान करना, निजी क्षेत्र के विकास के लिए निजी व्यक्तियों के निवेश की अवसर प्रदान किया गया। साथ ही साथ निजी उपक्रमों एवं पूंजी पर लगी रुकावटों और नियंत्रणों को हटाना। निजी उपकरणों को, यानी कि जो व्यवसाय, जो कंपनीज थी, वो फैक्ट्री थी, उस पर और उसकी जो कैपिटल पर जो उन पर तमाम प्रकार के नियंत्रण लगाए हुए थे सरकार के, उस सबको लिबरलाइजेशन उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत हटा दिया गया। अब बात थी कि उदारीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, किस कारण से उदारीकरण को अपनाया गया। इसका सबसे पहला था उत्पादन क्षमता का विकास करना। 1991 से पहले की स्थिति ये थी जब हर जगह केवल सरकारी उपकरण काम कर रहे थे, निजी उपकरणों को स्वतंत्रता नहीं थी आगे बढ़ने की। तो सरकारी उपकरणों ने विकास तो किया, लेकिन उत्पादन क्षमता धीरे धीरे घटने रही थी।
तो उदारीकरण के अंतर्गत निजी व्यक्तियों को आगे लाया गया और जिससे कि उत्पादन क्षमता का विकास हो सके और भारत में उत्पादकता बढ़ सके। दूसरा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। निजी क्षेत्र आगे बढ़ेंगे तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, तो रोजगार के अवसरों को सृजित करना बहुत जो आवश्यक था, इसके अंतर्गत ये लाया गया। वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। वस्तुओं सेवा जो सरकारी कंपनी थी, वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा था, लोगों की आवश्यकता, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है उस हिसाब से नहीं थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। तो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो है निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ाना आवश्यक था। दूसरा, अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना। सरकारी क्षेत्र केवल जो है अपने घरेलू उत्पादकता बनाए रखने पर ध्यान दे रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा उसमें प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं थी। अतः प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों को आगे करना आवश्यक था, जिसके तहत उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। अब बात करते हैं उदारीकरण के अंतर्गत कौन कौन से उपाय किए गए, कौन कौन से नियम बने गए। सबसे पहले उदारीकरण के अंतर्गत उदारवादी लाइसेंस नीति अपनाई गई। उदारवादी लाइसेंस नीति के अंतर्गत जो औद्योगिक नीति बनाया गया उसमें संरक्षणवाद को खत्म किया गया। संरक्षणवाद का मतलब कुछ सेक्टर ऐसे थे जो कि लघु उद्योग के लिए छोड़ा गया, कुछ सरकारी के लिए छोड़ा गया और कुछ ही केवल निजी के लिए। लेकिन इसके अंतर्गत जो लाइसेंस लेने की परंपरा है कि आपको बिजनेस करना है तो लाइसेंस लेना है, कोई भी नए क्षेत्र में जाना है तो लाइसेंस लेना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो लाइसेंस, उसके अंतर्गत लाइसेंस नीति को उदार किया गया और कहीं कहीं तो लाइसेंस को खत्म ही कर दिया। सबसे पहले जो 17 क्षेत्र थे जो सरकारी विभाग के लिए सुरक्षित रखे गए थे, उस विभाग को कम किया गया और 17 से कम करके उसको 5 लाया गया। आज की डेट में वो केवल 2 क्षेत्र ही है जिसपे जो है सरकारी उपक्रम ही बिजनेस कर सकते हैं, बाकी सब जो है निजी क्षेत्रों के लिए भी खोल दिया गया। दूसरा, उद्योगों का विस्तार। उद्योगों के विस्तार संबंधी निजी क्षेत्रों को 1991 से पहले उद्योगों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन उद्योगों के विस्तार के लिए अब 1991 की उदारवादी नीति के अंतर्गत लाइसेंस लेना खत्म कर दिया गया और छूट दिया गया अपने उद्योगों को विस्तार करने के लिए, जिससे जो निजी क्षेत्र है उसका औद्योगिक विकास जो है बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र में भी हो सके और पिछड़े क्षेत्र में वो अपना उत्पादन कार्य कर सकें। जैसे विद्युत उत्पादन के लिए 5 वर्ष तक के छूट, कर्ज की छूट की आप विद्युत उत्पादन कर रहे हैं तो आपको 5 वर्ष के लिए 5 ईयर्स के लिए जो है टैक्स छूट दिया गया। तो इस प्रकार से उद्योगों के विस्तार के लिए भी विशेष नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है एकाधिकारी कानून से छूट। एकाधिकारी कानून से छूट का मतलब होता है एक कानून बना था पहले एकाधिकारी तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम यानी कि MRTP एक्ट, और MRTP एक्ट में संशोधित किया गया और MRTP संशोधित करने के बाद उसको समाप्त करते प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया। इसके अंतर्गत एकाधिकारी जो क्षेत्र था उसमें आगे बढ़ने की तमाम छूटें प्रदान की गई। नेक्स्ट, लघु उद्योगों की निवेश सीमा को बढ़ाना। नई आर्थिक नीति के अनुसार लघु उद्योगों की निवेश सीमा को 1 करोड़ कर दिया गया। पहले ये 50 लाख था, अर्थात लघु उद्योगों को अब आगे बढ़ने के लिए पूंजी की जो आवश्यकता है उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी आयात पर किसी भी निजी क्षेत्र को अब टेक्नोलॉजी पर आयात बिल्कुल जो है स्वतंत्रता दी गई है। अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी वो जब चाहे आयात कर सकता है, इसमें सरकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कच्चे माल और मशीनरी का मुक्त आयात, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता में विकास के लिए कच्चे माल का आयात करना और मशीनरी का आयात वो मुक्त आयात कर दिया, यानी कि संरक्षणवादी नीति हटा के जो निजी क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया कि अब वो जब चाहे मशीनरी और कच्चे माल का आयात किसी भी देश से कर सकता है और उसका निर्यात भी कर सकता है। तो ये होगी उदारवादी नीति की उपाय। अब बात करते हैं उदारवादी नीति के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। उदारवादी नीति के गुणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले है उत्पादन के संरक्षण का सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं।
उत्पादन प्रक्रिया में सरकार के हस्तक्षेप को कम किया गया। नई उत्पादन इकाइयों के आरंभ करने की स्वतंत्रता, कोई भी निजी व्यक्ति अब नई उत्पादन इकाइयों को शुरू कर सकता है जिसके लिए किसी प्रकार की लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी निवेश का खुला आगमन, विदेशी निवेश को भारत में आने की पूरी छूट दी गई, उनको एक सीमा तक जो है निवेश करने के लिए निमंत्रित किया गया। नई मशीनों एवं तकनीक का प्रयोग, उदारीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने का मौका दिया। उसके तहत वो नई मशीनों का प्रयोग कर सकता है और नवीन तकनीकों का प्रयोग कर सकता है आयात करके। और लास्ट में उद्यमी को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जैसे कर में छूट देना, भूमि उपलब्ध कराना, पूंजी देना, तमाम प्रकार के लोन संबंधी छूट देना, जिससे वो नए नए उद्यम लगा सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है उदारीकरण के दोष। तमाम फायदा होने के बावजूद प्रत्येक चीज में कोई ना कोई दोष तो होता ही। अब हम बात करते हैं उदारीकरण के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहला, सामाजिक हित का उपेक्षा एवं सहित को प्रोत्साहन। उदारीकरण के अंतर्गत सामाजिक हित की उपेक्षा होने लगी, क्योंकि निजी क्षेत्र हमेशा स्वहित के लिए कार्य करता है, लाभ के लिए काम करता है। तो ऐसे में समाज में लाभ की आकांक्षा का चलन बढ़ने लगा, सामाजिक हित को की उपेक्षा होने लगी। एकाधिकार में वृद्धि, धीरे धीरे क्योंकि एकाधिकारी कानून में बदलाव लाया गया तो इसमें एकाधिकारी वृद्धि हुई। जो क्षेत्र, जो निजी प्राइवेट क्षेत्र उत्पादन क्षमता को विकास कर रहा था, उस क्षेत्र में उसका एकाधिकार बढ़ता चला जा रहा था। आर्थिक असमानता में वृद्धि। आर्थिक असमानता में वृद्धि का मतलब ये हुआ समाज में अमीर और गरीब के बीच में आय का वितरण वो धीरे धीरे उसका फासला बढ़ता चला जाता। अमीर अमीर होते चले जा रहे थे और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। थैंक यू।